हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वर्ल्ड नॉलेज। आज हम बात करेंगे क्या इंडिया चीन पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है। ऑब्वियसली कर सकता है, लेकिन क्या फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो इसको जानने के लिए हमने जानना पड़ेगा कि इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, यानी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। तो ठीक है, आज हम न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसके हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इंडिया ने सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में मई 1974 में न्यूक्लियर कैपेसिटी हासिल की थी। जो हमने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उसमें कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, यानी बुद्ध मुस्कुराए। तब से हम न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं। उसके बाद हमने कई सालों तक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए। तो स्माइलिंग बुद्धा के 24 ईयर्स बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमने पोखरण 2 टेस्ट किए, जिसमें 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे हमने। और ये हुए थे हमारे 11 से 13 मई 1998 के बीच में। इसमें काफ़ी बड़ा योगदान था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री APJ अब्दुल कलाम जी का। और इस तरीके से इंडिया ने प्रोसेस की थी न्यूक्लियर पावर। तब से इंडिया न्यूक्लियर पावर है। अब जब हमने न्यूक्लियर पावर हासिल कर ली तो उसके बाद वर्ल्ड का क्या रिएक्शन आया था इंडिया के ऊपर, उसको देखते हैं। तो जब हम न्यूक्लियर पावर हमने हासिल कर ली तो इंडिया एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री रिकॉग्नाइज हुआ। उसके बाद लेकिन न्यूक्लियर पावर कंट्री रिकॉग्नाइज हुआ वो भी विदाउट साइनिंग द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी NPT साइन नहीं किए और न्यूक्लियर पावर परचेज करता है, हम ऐसी एक कंट्री बन गए। इसके बाद क्या हुआ, जो यूरोपियन कंट्री हैं, पश्चिम देश हैं सारे, US है, उन्होंने हमारे ऊपर क्या सैंक्शन लगाए। काफ़ी सारे सैंक्शन इम्पोज हुए, लेकिन इंडिया ने सबको कन्विंस किया और एक्सप्लेन किया कि हमारे जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर जो पावर है हमारी, वो पीस के लिए है। हम नो फर्स्ट पॉलिसी हमारी यूज की है मेनली। हम किसी को इन्वाइट करने के लिए या किसी के लिए थ्रेटन नहीं है। हम अपनी सॉवरिटी और आत्मरक्षा के लिए न्यूक्लियर बम बनाए हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। तो न्यूक्लियर टेस्ट करने के 5 साल बाद 2003 में हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, न्यूक्लियर पॉलिसी सबके सामने आई ओपनली। तो इस डॉक्ट्रिन में जो लिखा हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें कई पॉइंट हैं, तो हम पॉइंट वाइज आज देखेंगे कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या बोलती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा नो फर्स्ट यूज। अकॉर्डिंग दिस फर्स्ट कंडीशन कि इंडिया कभी भी यूज नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन्स फर्स्ट, जब तक उस पर कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि इंडिया अपने पहले परमाणु हमला किसी देश पर नहीं करेगा जब तक इंडिया पे परमाणु हमला नहीं होता है। तो ये अपना पहला पॉइंट है। इसके बाद आती है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोलता है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। तो इसके भी कई सब पॉइंट्स हैं, उसमें जान के देखते हैं। तो इसमें जो अपनी पॉलिसी कहती है कि हमको सफिशिएंट और सर्वाइवेबल न्यूक्लियर फोर्स को रखना होगा जो अनएक्सेप्टेबल डैमेज कर सके दुश्मन को, यानी हमको इतने बम रखने होंगे सफिशिएंट में जो हम दुश्मन को इतना डैमेज कर सकें कि वो एक्सेप्टेबल ना हो, बिल्कुल नेस्तो नाबूद किया जा सके। एंड सेकंड सब पॉइंट है कि एवरी टाइम प्रिपेयर रहें अटैक करने के लिए। थर्ड सब पॉइंट है कि हमारे पास इंटेलिजेंस हो अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटी के लिए। और फोर्थ सब पॉइंट है कि कम्युनिकेशन एंड द डिफरेंस कैपेबिलिटी टू एनिमी। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट आता है अपनी पॉलिसी का। तो इसमें बोलते हैं कि अगर कोई कंट्री, कोई देश इंडिया को इन्वेट करता है बाई ए न्यूक्लियर मिसाइल, मतलब इंडिया पे हमला करता है एक न्यूक्लियर मिसाइल के द्वारा, तो उसका रिटाइलेशन में हम न्यूक्लियर बम डालेंगे। और न्यूक्लियर बम डालने पर उसका इम्पैक्ट इतना मैसिव होना चाहिए और इतना टेरिबल होना चाहिए कि जो दुश्मन है वो सर्वाइव ही ना कर पाए, वो बिल्कुल नष्ट हो जाए। हम उसको इस कंडीशन में नहीं छोड़ेंगे कि उसका कोई भी वजूद शेष रह जाए। ये हमारी तीसरी पॉलिसी कहती है। 4 पॉइंट क्या कहता है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का, ये कहता है कि जो किसी एनिमी कंट्री पे न्यूक्लियर स्ट्राइक का जो डिसीजन है वो हमारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ले सकते हैं, मतलब प्राइम पॉलिटिकल लीडरशिप ले सकती है। और पॉलिटिकल लीडरशिप मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनके कोऑपरेशन कौन करेगी, उनके लिए कोऑपरेशन किसके कोऑपरेशन से लेंगे, वो होगी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। हम आगे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के बारे में जानेंगे। पांचवा पॉइंट कहता है न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं अपने, वो नॉन न्यूक्लियर स्टेट, जिस कंट्री पे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है उनके खिलाफ यूज नहीं किए जाएंगे। अगर कोई कंट्री जो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखती है वो उनसे हमारा कोई युद्ध होता है, वॉर होता है, तो हम उनसे एग्रेसिवली उन पर डिटरेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेंगे। हम उनसे एक ट्रेडिशनल वॉर, एक पारंपरिक युद्ध में ही जाएंगे उनके साथ, उनको न्यूक्लियर वेपन से नहीं स्ट्राइक करेंगे।
छठा पॉइंट है जो अपना, ये एक्सेप्शंस है नो फर्स्ट यूज का लिए, ये हमको काफ़ी फ्री हैंड देता है और बहुत ही अच्छा पॉइंट है इस पॉलिसी का, ये जाना चाहिए। यही हमारे आज के वीडियो का जवाब है। ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर इंडिया के अगेंस्ट और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज यानी इंडिया के किसी भी जवान सैनिक पर, सिक्योरिटी पर, ठीक है, केमिकल या बायोलॉजिकल हमला होता है इंडिया या इंडिया से बाहर, अब मान लीजिए जैसे कोई नाटो मिशन में है हमारे सैनिक, उन पर अगर कोई बायोलॉजिकल वेपन से हमला हो जाता है, कोई केमिकल्स वेपन से हमला हो जाता है, तो ये हमको ऑप्शन देता है कि हम इस हमले के रिटाइलेशन में न्यूक्लियस अटैक कर सकते हैं। ये पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट है और यही पॉइंट हमको पावर देता है कि हम फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं, कि हम पे कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक ना हो। अब जैसे आप मानिए इस सिनेरियो में कि कोरोना वायरस अगर बायोलॉजिकल वेपन्स प्रूफ हो जाता है, अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट, वर्ल्ड्स की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, CIA और आपके इंडिया की रॉ, IB, NIA, ये अगर गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट कर देती हैं कि जो कोरोना वायरस है वो बायोलॉजिकल वेपन्स के एज ए बायोलॉजिकल वेपन्स चीन ने यूज किया है इंडिया को डाउन करने के लिए, पूरे विश्व को डाउन करने के लिए, और कुछ इसके प्रूफ होते हैं इंडिया के पास, तो इंडिया को फ्री हैंड है, इंडिया के पास एक ऑप्शन है कि हम इस बायोलॉजिकल वेपन्स का जवाब अपने न्यूक्लियर वेपन से दे सकते हैं और हम न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं ऑन चाइना या अदर भी कोई भी कंट्री है जो हमारे ऊपर बायोलॉजिकल या फिर इवन केमिकल वेपन्स भी यूज करती है, तो हम उसके रिटाइलेशन में न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं फर्स्टली। अब हम बात करते हैं इसके सातवें पॉइंट की। सातवें पॉइंट में हम अपनी डिसिप्लिन दिखाते हैं। इसमें हम अपना डिसिप्लिन में हम क्या बोलते हैं कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है और मिसाइल से रिलेटेड मटेरियल और फैसिल टेक्नोलॉजी है, उसको एक्सपोर्ट, जो उसका एक्सपोर्ट है ना, वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल्स किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने न्यूक्लियर पावर की, न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली, हम उसको बेच रहे हैं पाकिस्तानियों की तरह, जैसे उन्होंने नॉर्थ कोरिया को सेल कर दी थी पाकिस्तान ने, इस तरीके से नहीं है। हम उनको स्ट्रिक्टली इसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करेंगे, उसको डिटेन करेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि वो टेक्नोलॉजी मिसाइल्स की, इवन न्यूक्लियस और मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी कभी भी गलत हाथों में ना पड़े, कभी इंडिया से लीक होकर किसी और के पास ना जाए। ठीक है, अब इसका आठवां पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो इंडिया क्या कहता है कि इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है, इंडिया पॉलिसी बोलते हैं कि इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है ग्लोबल इनिशिएटिव को। जो ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है कि क्रिएट ए न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड, मतलब इंडिया सपोर्ट करता है इस बात को कि पूरे विश्व में न्यूक्लियर फ्री होना चाहिए, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो, बट इसमें डिस्क्रिमिनेशंस ना हो। क्योंकि जैसे डिस्क्रिमिनेशंस पॉलिसी है ना कि 5 जो कंट्री हैं उन्होंने पहले न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लिए तो वो न्यूक्लियस पावर्ड हैं, बाकी आगे कोई कंट्री न्यूक्लियस पावर्ड नहीं होगी, ये डिस्क्रिमिनेशन है। हम बोलते हैं कि जिनके पास पहले न्यूक्लियस वेपन्स हैं वही सबसे पहले न्यूक्लियस वेपन्स को फ्री करें, उसके बाद हम आगे और कंट्रियों को रोकें। पर ऐसा नहीं कि किसी एक कंट्री को ऑथराइज कर दें कि वो न्यूक्लियर पावर रख सकता है और बाकियों पे आप सेंसर लगा दो। हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन फ्री न्यूक्लियर डिसआर्मेंट को हम सपोर्ट करते हैं, ये बिल्कुल क्लियरली स्टांस है इंडिया का। ठीक, अब हम जानते हैं न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के बारे में। तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी क्या होती है? न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है वो कंप्राइज होती है 2 बॉडीज से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग और एक होती है पॉलिटिकल काउंसलिंग। अब ठीक है, अब जो पॉलिटिकल काउंसलिंग है उसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर ही वो सोल बॉडी होते हैं जो लास्ट ऑर्डर देते हैं, ऑथराइज करते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया जाना चाहिए। अब दूसरी काउंसलिंग जो एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग है वो उसके जो हेड होते हैं वो होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो इस समय हमारे अजीत डोभाल जी हैं। ठीक है, अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग है उनका काम क्या है? उनका काम है कि जो पॉलिटिकल काउंसलिंग है, जो PM है, वो बॉडी है हमारी पॉलिटिकल काउंसलिंग की, उनको इनपुट देना, उनको सिचुएशन बताना, उनको अवेयर करना कि क्या कंडीशन है और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और जो कमांड मिलती है पॉलिटिकल काउंसलिंग से उसको एग्जीक्यूट करना, कि यूज करने की अगर कमांड मिलती है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए तो उस कमांड को एग्जीक्यूट करना। ये अपने एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग के वर्क हैं। अब इसमें एक बात आती है
कि ये बिल्कुल सच बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, जैसे अपन नरेंद्र मोदी इस टाइम के जो प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके पास फाइनल अथॉरिटी होती है डिसीजन लेने की कि न्यूक्लियर अटैक करना है नेमी पे या नहीं करना है। तो लास्ट डिसीजन होता है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का होता है। लेकिन ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन नहीं होता, इसमें प्राइम मिनिस्टर कई लोगों से डिस्कशन करते हैं। अब वो लोग कौन है जिनसे डिस्कस करते हैं, आज उनके बारे में बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर डिस्कशन करता है किससे, जो अपनी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी अफेयर्स होती है, उसे बोलते हैं CCS, जिसमें हमारे जो कैबिनेट कमेटी के मेंबर्स होते हैं, जैसे गृह मंत्री होता है और रक्षा मंत्री होता है, विदेश मंत्री होता है। तो ये होते हैं काफ़ी सीनियर्स, वरिष्ठ मंत्री होते हैं देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो ये इनसे डिस्कस लेते हैं, इनसे डिस्कशन होता है। दूसरा होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी डिस्कशन होता है, उनसे इनपुट लिए जाते हैं, उनसे सिचुएशन अवेयरनेस समझी जाती है, अपनी कंडीशन पॉलिसी समझी जाती हैं और उसके इफ़ेक्ट समझे जाते हैं। फिर उसके बाद इफ़ेक्ट के बाद उसके आफ्टर इफ़ेक्ट समझे जाते हैं कि उसके बाद क्या रिजल्ट आ सकता। और फिर अपन बात करते हैं चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से। इनसे भी चर्चा की जाती है, इनसे अपनी स्ट्रेटजी जानी जाती है कि हम क्या कर रहे हैं, प्लान्स क्या हैं हमारे, हम जो भी हमला करेंगे उसका जो इफ़ेक्ट आएगा अपने ऊपर क्या आएगा, फिर उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या पॉलिसीज़ हैं। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद ये ऑर्डर दिए जाते हैं कि आप न्यूक्लियर स्ट्राइक करो या ना करो। ठीक है, तो कॉन्क्लूजन क्या है? कॉन्क्लूजन देखो, हम अक्सर देखते हैं कि सुना होगा आपने कि न्यूक्लियर फुटबॉल जैसा शब्द होता है कोई, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं या US के प्राइम प्रेसिडेंट हैं, उनके पास एक सूटकेस होता है, न्यूक्लियर ब्रीफकेस बोलते हैं या न्यूक्लियर फुटबॉल बोलते हैं, उसमें न्यूक्लियस बटन होता है। देखो ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं है। जो एक्चुअली न्यूक्लियर लॉन्च के बटन होते हैं ना, या मतलब स्विच होते हैं, वो उन्हीं के पास होते हैं या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं जो न्यूक्लियर फैसिलिटी को मेंटेन्स कर रहे हैं और जो अटैक करने वाले हैं। ठीक है, ये पूरी बॉडी होती है, सिर्फ ऑर्डर पास करती है। ऑर्डर पास करने के बाद न्यूक्लियर लॉन्च हो जाते हैं जो न्यूक्लियर्स को होल्ड कर रहे हैं। ओके, तो ये थी अपनी पूरी वीडियो। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू दोस्तों।